everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important क्योंकि as आपको पता है कि हमारी वेस्ट बंगाल सेट की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैंने अर्लियर जो इसका प्रीवियस पार्ट था 50 क्वेश्चंस का हमने टारगेट लिया था और 50 क्वेश्चंस हमने PYQs करे थे, प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे 2020 के। तो आज का सेशन है उसी के ही कॉन्टिन्यूएशन में है और आज का हमारा वही टारगेट है कि 50 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट गेटिंग डिले। तो मैं आपको स्क्रीन शो करती हूँ और वन बाय वन करके पहले आप सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होगा और फिर हम इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में इसको पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51। ये है क्वेश्चन नंबर 51। ये हमें आज करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। 50 तक हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे। आई होप स्क्रीन आपको विजिबल होगी। ऑल्सो अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो आई वुड सजेस्ट यू अपनी ही चैनल पे, मतलब जो सेशन की जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं, इसके कॉर्नर में 3 डॉट्स बनी हुई है, तो उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो एडवांस में इसका रेजोल्यूशन आप इंक्रीज कर देना तो आपको दिखने लग जाएगा। 480p से 1080p कर देना ताकि आपको क्लियर चीज़ें दिखने लग जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। लिस्ट ऑफ ऑल द टीचर्स सर्विंग इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2018-19 कॉन्स्टिट्यूट। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है कि सभी टीचर्स की लिस्ट है जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सर्व करी है। तो इनको हम आप पॉपुलेशन देखेंगे या टारगेट पॉपुलेशन देखेंगे या टारगेट सैंपल देखेंगे या फिर इसको हम सिर्फ और सिर्फ सैंपल देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन हम इसको स्टडी करेंगे। क्यों टारगेट पॉपुलेशन? टारगेट पॉपुलेशन इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे सभी टीचर्स की बात कर रहा है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि सर्व कर रही है। तो टारगेट आपका क्या है? 2018 और 2019 के ही कॉन्स्टिट्यूएंटली ये टीचर्स है जो अपनी सर्विस में है। तो ये टारगेट पॉपुलेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन हो जाएगी। अगर हम यूनिट 6 के अंदर देखें तो यूनिट 6 के अंदर हमने यहाँ पे सैंपल और पॉपुलेशन के बारे में स्टडी किया था। जब हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एंटायर होल पॉपुलेशन इसके अंदर आ जाती है, सभी लोग इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और जब हम यहाँ पे आप सैंपल के बारे में बात करते हैं तो सैंपल क्या होता है? इस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्मॉल ग्रुप, छोटा ग्रुप, जिसको हम सैंपल कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती थी जो मैंने आपको बताया था, सैंपल का स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सैंपल का स्टैटिस्टिक्स, सैंपल का स्टैट्स, यानी कि जो सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है। दूसरी तरफ पॉपुलेशन क्या? पैरामीटर, जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है और जिसको हम पैरामीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बी, यानी कि टारगेट पॉपुलेशन की बात कर रहा है। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोफेशन? इनमें से कौन सा ऐसा फीचर नहीं है प्रोफेशन का? शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ ट्रेनिंग, प्रोफेशनल बॉडी, कोड ऑफ एथिक्स या फिर अकाउंटेबिलिटी। तो ऐसा कौन सा फीचर नहीं है प्रोफेशन का, तो वो आपको बताना है। तो सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर हम इसको डिस्कस करें। वेरी गुड एवरीवन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ ट्रेनिंग। ये नहीं होएगा। प्रोफेशन के फीचर्स होंगे कि जब एक तरह की प्रोफेशनल बॉडी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे फॉलो करना है, कैसे आपको कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना है। ठीक है, ये सारे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी को आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी है, हर किसी की अकाउंटेबिलिटी हो। ठीक है, तो हर किसी के रिस्पॉन्सिबल हो एंड ईच एंड एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम, तो वो अकाउंटेबिलिटी कहला रही है। ठीक है, तो जो नहीं है फीचर वो है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ ट्रेनिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। तो ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि एनी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट प्रैक्टिकली रिमेन्स विद इन द फॉलोइंग रेंज। अब ये कोफिशिएंट, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट के बारे में पूछ रहा है, उसकी रेंज पूछ रहा है। तो रेंज क्या है इसकी? ये मैंने यूनिट 6 के अंदर आपको क्लियरली सब कुछ बताया था कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट
का यहाँ पे रेंज क्या होती है, तो उसको ही रिकॉल करते हुए राइट आंसर आपका ए होगा 0 से 1 तक। ठीक है, 0 से 1 तक आपकी यहाँ पे आती है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की रेंज। 0 से 1 तक रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की रेंज आ जाती है। ठीक है, और नॉर्मल अगर हम देखें तो इनके बीच में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन देखते हैं तो उसकी जो रेंज होती है -1 से +1 होती है। ठीक है, -1 से +1 होती है नॉर्मल। जब हम कोरिलेशन का यहाँ पे एसोसिएशन देखें कि वो कितना पॉजिटिव कोरिलेट कर रहा है या फिर कितना नेगेटिव कोरिलेट कर रहा है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर -1 आता है तो इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो एसोसिएशन है वो कैसा है, वो परफेक्टली नेगेटिव है। ये परफेक्टली नेगेटिव की स्थिति को बताता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर +1 आए तो यानी कि ये परफेक्टली पॉजिटिव है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको यूनिट 6 के अंदर भी डिटेल में डिस्क्राइब की गई है। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे यूनिट 6 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे मैंने कोफिशिएंट और रिलायबिलिटी के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। रेंज भी मैंने समझाई हुई है। इसके अलावा पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, ये छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्क्राइब किए हुए हैं डिटेल में। ठीक है, नाउ आई होप ये समझ आ गया होगा। तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की रेंज आपकी 0 से 1 तक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। अब इनमें से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, इंग्रेशन और सब्लिमेशन। तो इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, अब इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? और डिफेंस मैकेनिज्म ये सिगमंड फ्रॉइड ने आपको दिया था कि किस तरीके से इंडिविजुअली इन पर्टिकुलर जो डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब कैसे वो यूज़ करता है अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, एनवायरनमेंट में कैसे वो एडजस्ट करता है तो उसके लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करता है। तो अगर हम इसका देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा जो इसका नहीं है डिफेंस मैकेनिज्म का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इंगिरेशन यहाँ पे नहीं है। प्रोजेक्शन आता है, आपका रिग्रेशन आता है, सब्लिमेशन आता है। इसकी मैं आपको डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहती हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे। तो ये खाली स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, एक स्लाइड ले लेते हैं ये। तो चलिए फिर यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। कौन सा लूँ? ये कलर ले लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट आपका आता है यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए तो ये किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। ठीक है, इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया है। इन्होंने कई तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म दिए। पहला जो डिफेंस मैकेनिज्म आता है वो आता है इनका रिप्रेशन। ठीक है, रिप्रेशन कैसा? रिप्रेशन मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, हम कोई भी ऐसा इंसिडेंट हमारी लाइफ में होता है जो कि जिसके नेगेटिव इफेक्ट होता है तो हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि नेगेटिव कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए आपकी लाइफ में जो आपको बार बार परेशान करता है तो आप उसको भुलाते हैं। जो ट्रिगर कर रहा है नेगेटिव इंसिडेंट को तो भुलाने की कोशिश करना, तो उसको क्या कह रहे हैं? रिप्रेशन कह रहे हैं। फिर आता है आपका सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म जिसको कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप बच्चे बन जाते हैं इन द सेंस कि यहाँ पे आप रिवर्ट हो जाते हैं बैक टू द इमेच्योर बिहेवियर। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना आपके साथ घट जाए जो जिसका भार आप नहीं ले पा रहे, मतलब जिसको आप यहाँ पे फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करने लग जाते हैं? इमेच्योर बिहेवियर करने लग जाते हैं। इमेच्योर बिहेवियर आप शो करने लग जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? रिग्रेशन कहते हैं। इसके अलावा आपका थर्ड आता है डिफेंस मैकेनिज्म जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपना जो गुस्सा है, अपना जो एंगर है वो डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेस कैसे करेंगे कि आपका मोटिव यही होता है, एंगर करना। मोटिव यहाँ पे सेम रहता है, मोटिव रिमेन सेम, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑडियंस है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो बदल जाता है।
अगर मान लो आपके बॉस ने आपको गुस्सा किया, तो आप बॉस का गुस्सा घर पे आके अपने बच्चों पे उतार रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट हो गया। नाउ फिर आता है फोर्थ टाइप का हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपना जो एक कहते हैं कि अपने आप के लिए जो सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज थी ना, सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज थी, जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था, उसको एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करते हैं। एक्सेप्टेबल बिहेवियर में आप कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, आप एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो एंगर आप क्या करेंगे, आप रेसलिंग ज्वाइन करके फील्ड में उतारेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो एंगर करना पहले आपका सोशली अनएथिकल बिहेवियर था, तो अब जाके जब आप रेसलिंग फील्ड में करने लगे तो वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर बन गया, और आप क्या करने लगे, एंगर दिखा के रेसलिंग के अंदर जीत कर अपनी नेशन बिल्डिंग का काम करने लगे, ठीक है, नेशन बिल्डिंग का काम करने लगे, अपने देश का नाम रोशन करने लगे। तो ये क्या हो गया, सब्लिमेशन। फिर आता है आपका फिफ्थ टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको कह रहे हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एक ऐसा जिसके अंदर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका पेपर था, कोई भी एक एग्जाम था, अगर रिलेट करके सीखे तो आपका नेट का एग्जाम था, ठीक है। प्रोजेक्शन इसको कहते हैं, सॉरी प्रोग्रेशन नहीं, प्रोजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैं इरेज करके लिख देती हूँ, प्रोजेक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यहाँ का एग्जाम्पल है, तो आपका नेट का एग्जाम था, ठीक है, नेट का एग्जाम था, आपने प्रिपेयर करा इसके लिए 1 साल तक, लेकिन आपका एग्जाम गलत गया, आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, एक्सक्यूजेस देंगे कि मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, कि मैम ने क्वेश्चन गलत बना दिए थे, एंटी ने क्वेश्चन गलत बना दिए थे, इसलिए हमारा पेपर अच्छा नहीं गया। तो प्रोजेक्शन क्या हो गया, एक तरह का एक्सक्यूजेस दे देना और दूसरों पे ब्लेम डाल देना, ठीक है, ब्लेम डाल देना दूसरों पे ठीकरा फोड़ देना उसकी गलती का, अपनी गलती का, ठीक है, ब्लेम कर देना, तो ये प्रोजेक्शन हो गया। तो ये आपके 5 तरीके के क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, रिप्रेशन, डिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन एंड प्रोजेक्शन, ठीक है। नाउ तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनगिरेशन, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है, बाकी सारे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट सीक्वेंस इन अ रिसर्च स्टडी। अब इसके अंदर रिसर्च के स्टडी के करेक्ट सीक्वेंस बताने, तो ये मैंने यूनिट 6 के अंदर भी आपको डिटेल में कराया हुआ, रिवीजन भी हमने की थी एग्जाम से पहले, तो आपको वही बताना है, रिसर्च स्टडी के राइट सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। सो वेरी गुड। सो सबसे पहले क्या करते हैं, आप फॉर्मुलेट करते हैं। 55 का आंसर देखें तो आप क्या करते हैं, पहले फॉर्मुलेट करते हैं, अपने पर्पस बनाते हैं कि किस पर्पस में मुझे रिसर्च करनी है, स्टेटमेंट आप बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर बाद में जाके आप हाइपोथेसिस जनरेट करना सीखते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, अब ये क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 के बारे में कह रहा है। लिस्ट 1 क्या है, आपको ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बता देती हूँ, जैनिज्म फिलॉसफी के अंदर है, ये मैंने कराया हुआ डिटेल में आपको सारी की सारी चीजें, जैनिज्म फिलॉसफी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपका इंक्लूडेड है। तो जैनिज्म फिलॉसफी के अंदर आपके ये आपका आते हैं पुद्गला, धर्म, अधर्म और काश, ये आपके 5 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, ठीक है, 5 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जैनिज्म फिलॉसफी में। तो उसी को फेवर करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है कि पुद्गला को क्या कहा जाता है, धर्म को क्या कहते हैं, अधर्म को क्या कहते हैं और आकाश को यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरह का टैबुलेटेड फॉर्म दिखाना चाहती हूँ, ये आपका जैनिज्म फिलॉसफी के अंदर आता है, ठीक है। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन की सारी एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है। चलिए ये हमने लास्ट सेशन में करे थे सारे, ये एक्सप्लेनेशन है। ये आपके ये अगर हम देखें तो मेटाफिजिक्स के अंदर, जैनिज्म फिलॉसफी के मेटाफिजिक्स के अंदर 5 तरीके के मैटर्स के बारे में बात की गई है, 5 तरीके के एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है। तो वो कौन कौन से हैं, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश और काल है। अगर हम जैनिज्म को कैटेगराइज करें तो जैनिज्म के अंदर यहाँ पे द्रव्य को
यानी कि मैटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आस्तिकीय, दूसरा होता है अनास्तिकीय। आस्तिकीय के अंदर आपका जीव आता है और अजीव आता है। जीव यानी कि जिसको कहते हैं कॉन्शियस स्पिरिट, जिसके अंदर लाइफ है, कॉन्शियस स्पिरिट है जिसके अंदर लाइफ है। दूसरी तरफ अजीव, जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस स्पिरिट, जिसके अंदर लाइफ नहीं है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जीव को इन्होंने दो पार्ट्स में फर्दर कैटेगराइज किया है। पहला आता है मुक्त, दूसरा आता है बाधा। मुक्त यानी कि ऐसी वस्तुएं जो कि मोबाइल है इन नेचर, जो चल सकती है, जिसके अंदर किसी तरीके का मूवमेंट है। ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं बाधा। बाधा के अंदर त्रास और स्थवरा आ जाता है। त्रास आपका यहाँ पे मुक्ति, जिसको कह रहे हैं मोबाइल, और स्त्रवा यानी कि जो कि स्थिर की स्थिति में है, यानी कि ऐसी जो कि अपनी ही पोजीशन पे स्थिर है, वन पोजीशन पे ही रहते हैं। मुक्त के बारे में बात करें तो मुक्त को यहाँ मोबाइल भी कहते हैं, इसके साथ साथ लिबरेटेड भी कहते हैं। सारे बंधनों से मुक्त हो जाना, लिबरेट कर लेना अपनी सोल को, और अपनी सोल को आत्मा से मिला लेना, मुक्ति, पूरी मुक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे त्रास के बारे में बात करें तो मोबिलिटी की बात करें तो ऐसे जानवर जो कि 2 सेंसेस के, 3 सेंसेस के, 4 सेंसेस के, 5 सेंसेस के, तो ये मोबाइल कर सकते हैं, और श्रवा के अंदर 1 सेंसेस आते हैं। इसके अलावा जो अजीव होता है आपका, ये फर्दर डिवाइडेड होता है धर्म में, अधर्म में, आकाश में और पुद्गला में। ठीक है। यहाँ पे पुद्गला, जिसको कह रहे हैं मैटर, यहाँ पे मैटर है अणु, ऐसे जो कि अणु से मिलकर बने हैं, अण से मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं, जो कि 4 तरीके के हैं, अर्थ, वाटर, फायर और एयर। इसके अलावा संघटा भी इसके अंदर आता है। ठीक है। नाउ अगर हम इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखें तो जैनिज्म फिलॉसफी की मेटाफिजिक्स में देखें तो 5 तरीके की कैटेगरीज दी हुई है अजीव के अंदर। ठीक है। ये 5 तरीके की कैटेगरीज है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गला। तो ये आपके किसके अंदर आती है? जैनिज्म की अजीव कैटेगराइजेशन के अंदर आती है। तो सबसे पहले आता है धर्मास्तिकीय, दूसरा आता है अधर्मास्तिकीय, तीसरा आता है आकाशस्तिकीय, चौथा आता है पुद्गलास्तिकीय और 5वां आता है काल। यहाँ पे इनके सेकेंडरी नेम भी देखो, धर्मास्तिकीय यानी कि मीडियम ऑफ मोशन, अधर्मास्तिकीय यानी कि मीडियम ऑफ रेस्ट, आकाशस्तिकीय जिसको स्पेस कह रहे हैं, पुद्गलास्तिकीय जिसको मैटर कह रहे हैं, और काल को यानी कि टाइम कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने की है धर्मास्तिकीय। अगर हम न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो न्यूटन के लॉ के अंदर क्या कहा गया था कि जो चीज यहाँ पे अपने रेस्ट पे है तो इसका मतलब है वो किसी तरीके का काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है। और अगर वही कोई चीज हम कह सकते हैं कि वो वर्क कर रही है कि जब उसमें किसी तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है। वर्क इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम न्यूटन के लॉ के अंदर डिस्कस करते थे। इसी तरीके से उसी को फेवर करते हुए यहाँ पे धर्मास्तिकीय आता है। धर्मास्तिकीय यानी कि मीडियम ऑफ मोशन, कि जब आप कोई कहे आपको कि आप यहाँ पे किसी तरीके का कार्य कर रहे हैं और आपके कार्य में किसी तरीके का मोशन है, किसी तरीके का डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब है कि आप धर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। धर्मास्तिकीय वो कहलाता है। अधर्मास्तिकीय स्थिति होती मीडियम ऑफ रेस्ट, यानी कि जब आप एक जगह पे बैठे हुए हो, किसी तरीके का मोशन नहीं है, किसी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उस स्थिति को कह रहे हैं अधर्म की स्थिति है, यानी कि मीडियम ऑफ रेस्ट है। इसके अलावा आता है आकाशस्तिकीय यानी कि स्पेस। ये संसार के अंदर जितना भी आप देखोगे जो खालीपन है तो उसको क्या कह रहे हैं? स्पेस कह रहे हैं। ठीक है। जितना भी वैक्यूम है और जिसके अंदर सारे हमारे पिंड है इंक्लूडेड है, तो वो आकाश यानी कि यूनिवर्स कहला रहा है। इसके अलावा आता है पुद्गलास्तिकीय। पुद्गलास्तिकीय यानी कि मैटर, आपका मैटर के बारे में बात कर रहा है। पुद मतलब जिसका मतलब है सप्लीमेंट करना, और गल यानी कि डिसइंटीग्रेशन करना। ठीक है। डिसइंटीग्रेशन करना। तो पुद्गल यानी कि मैटर के बारे में बात कर रहा है, जो कि मोबाइल है इन नेचर में, जो जीवित है। इसके अलावा आता है यहाँ पे, और जो पुद्गल है आपके कई तरीके के अणुओं से मिलकर बने हैं, कई तरीके के परमाणु से मिलकर बने हैं, और 4 तरीके की पुद्गल है, अर्थ, वाटर, एयर और फायर। ठीक है। इसके अलावा आता है काल। काल क्या है? काल जिसको कह रहे हैं आपका समय, आपका टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मिनट्स, सेकेंड्स, और आपके मिनट, सेकेंड्स एंड आवर्स। तो ये क्या है? टाइम है, जिसको कह रहे हैं काल। तो अगर हम इसी को फेवर करते हुए, आई होप आपको यहाँ तक एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। जैनिज्म फिलॉसफी की मेटाफिजिक्स के अंदर ही बताया हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सिर्फ मैच करने को बोला है, तो मैच करें। पुद्गल क्या है? पुद्गल हमारा ये मैटर है। धर्म क्या है?
आपका मीडियम ऑफ मोशन अभी पढ़ा ना, धर्म यानी कि जिसके अंदर किसी तरीके का मोशन हो रहा है, किसी तरीके की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसको क्या कह रहे हैं, मीडियम ऑफ मोशन यानी कि धर्म। अधर्म यानी कि मीडियम ऑफ रेस्ट की स्थिति, और काश यानी कि स्पेस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, राइट आंसर इसका सेकंड आना चाहिए। ठीक है, 56 का राइट आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, बी आना चाहिए। समझ आ गया कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको शॉर्ट में इतनी सारी चीजें बता दी है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। एफ वैल्यू दी हुई है, स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ ताकि और क्लियर दिखने लग जाए। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एफ वैल्यू फॉर अ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन अचीवमेंट इज 16। एफ वैल्यू का डिफरेंस बताया है बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में, तो कितना बताया है, 16 बताया है। तो हमें टी की वैल्यू बतानी है। तो इसका एक फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंटली जब आपको एफ दिया हुआ है और टी निकालना है, तो यानी कि इसका आता है एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए एफ कितना दिया हुआ है, 16। टी हमें पता नहीं है, टी हमें नहीं पता, तो उसको ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हमें सिर्फ टी चाहिए, टी स्क्वायर नहीं चाहिए, टी चाहिए। तो क्या करोगे, इसका जो टी का स्क्वायर है, इसका रूट यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 16। रूट 16 इज इक्वल टू टी, और ये क्या बन गया आपका, 4 बन गया। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 आ गई। तो राइट आंसर इसका 4 है। ये आप ध्यान में रखना कि ये इसका एक तरह का फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जब आपको एफ दिया वो टी निकालना हो, टी दिया वो एफ निकालना हो, तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक फेमस फॉर्मूला आता है आपका जो जेड और टी के बीच का रिलेशन बताता है। तो जेड और टी के बीच का रिलेशन बताने वाला ये फॉर्मूला होता है, ये भी हमने करा हुआ है स्टैट्स के अंदर। जेड और टी के बीच का फॉर्मूला ये होता है कि जब हमें जेड दिया हुआ है और हमें टी निकालना है, तो ये भी फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 10z प्लस 50। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 57 का राइट आंसर आपका क्या हो गया, बी आ गया, 4 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है नहीं है जो पेडागोजिकल एनालिसिस से रिलेट करता है। तो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो पेडागोजिकल एनालिसिस से रिलेट नहीं करता। तो पेडागोजिकल एनालिसिस पता है ना, यूनिट 7 के अंदर हमने डिस्कस किया था, यूनिट 7 के अंदर हमने डिस्कस किया था पेडागोजिकल एनालिसिस करना, यानी कि क्रिटिकली यहाँ पे हमें जज करना है, क्रिटिकली चीज़ों को एनालिसिस करना है। पेडागोजी को, पेडागोजी किसके बारे में बात करती है, बच्चों की लर्निंग के बारे में, लीड दी चिल्ड्रन, कैसे बच्चों को लीड करना है, चिल्ड्रन को कैसे लीड करना है। और एंड्रागोजी भी हमने डिस्कस किया था, एंड्रागोजी बात करती है अडल्ट लर्नर्स की, कि अडल्ट को कैसे यहाँ पे लीड करना है। ठीक है, नाउ अब पेडागोजिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, to identify the learning difficulties of class, to break the content into meaningful components, या to design the suitable learning resources, या to anticipate the activities for evaluation। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन का, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टीज। यहाँ पे डिफिकल्टीज को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, ठीक है, उसको कॉन्कर भी किया जाता है। तो सिर्फ एक बात इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी के सारे आपके सही है। तो 58 का राइट आंसर आपका ए हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द एनसीटी। अब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है एनसीटी के द्वारा, कौन सा किया गया है। और ये देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे एनसीटी का जो रिसेंटली की अगर बात करें है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रेफर करते हुए करना है 2020 वाली। तो उसके अंदर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। तो एनसीटी ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, सोच समझ के राइट आंसर देना। सो यस, राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, डी, 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम की। तो ये आपको दिया है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट इनिशिएटिव लिया गया है, लेटेस्ट प्रोग्राम को एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, the 0.95 confidence interval for a given m lines within the fiduciary limit। अब ये fiduciary limit का क्वेश्चन है, fiduciary limit अब आपको पता होगा, ये हमने यूनिट 6 के अंदर डिस्कस किया है। तो fiduciary limit इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। तो fiduciary limit क्या है, ये थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए।
तो फ्रेंड्स हमने यूनिट 6 के अंदर पढ़ा था फिड्यूशियरी लिमिट। तो फिड्यूशियरी लिमिट आपको बताता है कि आपका जो पॉपुलेशन का मीन है वो किस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर लाई करेगा, किस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर वो लाई करेगा। यहाँ से किधर लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, कहाँ पे वो लाई कर रहा है, तो किस पर्टिकुलर इंटरवल में आपका जो पॉपुलेशन का जो मीन है वो लाई करेगा। तो जिसको क्या कह रहे हैं आप यहाँ पे फिड्यूशियरी लिमिट जिसको कह रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का मीन। यहाँ पे अगर देखें तो 0.95 कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा है, यानी कि 1 माइनस अल्फा के बारे में बात कर रहा है। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, अगर यहाँ पे हमने दो सिचुएशन देखी थी, यहाँ पे दो तरीके के इंटरवल थे। अगर मैं इसको आपको अपने डिस्क्रिप्शन के थ्रू समझाऊं तो ये देखिए, फिड्यूशियरी लिमिट और कॉन्फिडेंस लेवल 95 पे और 99 पे कहाँ ये लाई करता है। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स में देखें तो कॉन्फिडेंस लेवल इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटी को, चांसेस क्या है कि हमारे पॉपुलेशन का जो मीन है वो किधर लाई करेगा, जो हमने इंटरवल पहले से ही सेटअप किया गया है, यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द पॉपुलेशन मीन। यहाँ पे दो तरीके के इंटरवल्स होते हैं, देयर आर इंटरवल्स विद इन विच द मीन ऑफ द पॉपुलेशन विल बी लाई। तो एक तो लाई करता है 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे और 99 कॉन्फिडेंस लेवल पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे समझने वाली बात है कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है और सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है। दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल और सिग्निफिकेंस लेवल। ये दोनों एग्जाम में आते हैं, इसकी क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल एक ऐसा कि जब हम यहाँ पे जो आपने चाहा है वो आपको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई हाइपोथेसिस बनाया है, अगर आपके हाइपोथेसिस आपको एग्जैक्ट रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं तो वो क्या कहला रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल। लेकिन उसी तरफ अगर किसी तरीके का एरर आ जाए तो उसको क्या कह रहे हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कह रहे हैं, जो कि काफ़ी क्रिटिकल होता है, सब्सटेंसिव होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको कह रहे हैं। अब इसको अपने एग्जाम से रिलेट करके सीखते हैं। हमारा एग्जाम है एनटीए का, यूजीसी नेट एजुकेशन, ठीक है। हमने देखा है, हमने एक साल तैयारी करने के बाद हमने एक तरह का एक चांसेस ये निकाले कि यहाँ पे 95% चांसेस है कि मेरा जेआरएफ आ जाए, 95% चांसेस है या फिर 99% चांसेस है मेरे यहाँ पे जेआरएफ आ जाए। तो ये क्या है, ये 95% और 99% ये कॉन्फिडेंस है कि 99% यू आर श्योर दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड यू विल गेट जेआरएफ, ठीक है। 95% कॉन्फिडेंस या 99% कॉन्फिडेंस, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल कहला रहा है। वही दूसरी तरफ 95% कॉन्फिडेंस में आपका 5% ऐसे चांसेस है कि आप क्या करें, एरर आ जाए, यानी कि 5% ऐसे चांसेस है जेआरएफ ना होने के। तो उसको एरर आने के या आपके एरर आने के या जेआरएफ ना होने के जो चांसेस है वो क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहला रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि हम 99% श्योर है कि हमारा जेआरएफ आएगा, तो वही 1% हम अनश्योर है, अनसर्टिनिटी बनी हुई है जेआरएफ ना आने की, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है, तो जेआरएफ ना आने को क्या कह रहे हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कहते हैं टाइप 1 एरर। ये ध्यान रखना है, इसको टाइप 1 एरर भी कहते हैं। टाइप 1 एरर क्यों कहते हैं कि चांसेस ऑफ कमिटिंग द टाइप 1 एरर, यानी कि चांसेस ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू हाइपोथेसिस, चांसेस ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू हाइपोथेसिस, जो राइट हाइपोथेसिस है, ट्रू हाइपोथेसिस है, उसको हम रिजेक्ट कर दे, यानी कि राइट रिजेक्ट कर दे, ठीक है। चांसेस ऑफ कमिटिंग द टाइप 1 एरर, यानी कि चांसेस ऑफ रिजेक्टिंग द राइट हाइपोथेसिस व्हेन इट्स एक्चुअली ट्रू, व्हेन इट्स एक्चुअली राइट, तो उसको टाइप 1 एरर की कंडीशन कह रहे हैं, जिसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कह रहे हैं। दूसरी तरफ इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल को 1 माइनस अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी का ही रिगार्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे दो तरीके के इंटरवल होते हैं, दो तरीके के इंटरवल, और इसके अंदर फिड्यूशियरी लिमिट निकालने का एक फेमस फॉर्मूला होता है। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं, इसका फेमस फॉर्मूला होता है फिड्यूशियरी लिमिट निकालने का। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करके उसके टोटल नंबर पॉपुलेशन की, उसका रूट। फिर जब ये निकल जाता है फिर इसका फॉर्मूले में पुटअप करते हो, मीन प्लस माइनस, यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं 1.6 इंटू SM, यानी कि ये जो निकाला है, और एक होता है मीन प्लस माइनस आपका प्लस माइनस 2.
यहाँ पे 2.58, ठीक है, 2.58 इंटू SM। तो ये जो आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो वैल्यू होती है ना, किसकी, 95 वाले की, तो 95 वाले की होती है 1.96, और दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस वैल्यू का जो कॉन्फिडेंस लेवल 99 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2.58। इसको ध्यान में रखना है। तो अब बैक टू द क्वेश्चन अगर देखें तो क्या कह रहा है, ये आपको दिया हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल 0.95 का। तो दो आपको क्या वैल्यू बताइए, कॉन्फिडेंस इंटरवल है 0.95 का, तो उसका फिड्यूशियरी लिमिट के अंदर देखें तो उसकी वैल्यू क्या है, ये 1.96 है, 1.96। और ये क्या है, सिग्मा एम, यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, जिसको हम SM से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया, मीन, ये हमारा मीन है। और हम एक बार फिड्यूशियरी लिमिट निकालने के लिए एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो राइट आंसर इसका ये हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता कि 0.99 का निकाल के दो, तो 0.99 का कैसे निकालोगे, 0.99 का निकालोगे, यहाँ पे ये वाला, ये आंसर आएगा 2.58, क्योंकि हमें पता है, एज वी नो, कि यहाँ पे दो तरीके के कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं, एक होता है 99, दूसरा होता है 95। 99 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2.58 और 95 की होती है 1.96, और फॉर्मूला आपका सेम रहता है ये, तो इसलिए राइट आंसर इसका डी हो गया। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? ये मैंने डिटेल में भी आपको कराया हुआ है, यूनिट 6 की प्लेलिस्ट में देखोगे, वहाँ पे रिवीजन सेशन है, वहाँ पे भी कराया, और अलग से एक चैप्टर भी है फिड्यूशियरी लिमिट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट, तभी मैं आपको हर कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाती हूँ, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर करके आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि जरूरी नहीं है फिक्स क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके लिए अपने कॉन्सेप्ट्स पक्के करना बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, अ स्कीमा इज, स्कीमा क्या है, ये पियाजे वाला स्कीमा पूछ रहा है, पियाजे का पूछ रहा है, स्कीमास क्या है, स्कीमास क्या है, पॉज लेके सोचिए। वेरी गुड, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, कैटेगरी ऑफ नॉलेज दैट अलाउज टू इंटरप्रिटेट एंड और अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। स्कीमास क्या है, एक तरह की कैटेगरी है नॉलेज की, जिसके हम क्या कह रहे हैं, लेमैन लैंग्वेज में बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिसके अंदर हमारी जो नॉलेज है वो स्टोर्ड होती है। ठीक है, नॉलेज को स्टोर्ड होती है कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर वर्ल्ड को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो गया 61 का राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन इज रिटन बाय, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन किसने लिखा है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, ये मैंने आपको कराया है, तो इसका आपको राइट आंसर देना है। सो वेरी गुड, सो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर आपका है वुल्स्टन क्राफ्ट ने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन कहा था, और 1792 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी। ठीक है, और नोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, केयरिंग का, नोडिंग ने केयरिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, पॉलो फेरारे ने आपको क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले विमेन एजुकेशन को एम्पावर करने की बात करती है, विमेन एजुकेशन को, और सती प्रथा हटाने के लिए बात करती है। वेरी गुड, सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया वुल्स्टन क्राफ्ट, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन करिकुलम इवेलुएशन, अब इनमें से कौन सा ऐसा इवेलुएशन का करिकुलम इवेलुएशन के अंदर यूज होता है, टेलर्स के ऑब्जेक्टिव, स्टेक्स का रिस्पॉन्सिव मॉडल, इलेक्ट्रिक अप्रोच या सिंगुलर अप्रोच। करिकुलम की इवेलुएशन के दो मॉडल्स मैंने आपको कराए, उसको ध्यान में रखते हुए कई तरीके के मॉडल्स कराए, टेलर का कराया है, रॉबर्ट स्टेक का कराया है, CIP भी कराया है, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस आउटपुट, डेनियल स्टफलबीन का करवाया है, गोल फ्री मॉडल करवाया है स्क्रिवन का इवेलुएशन का, इसके अलावा किल पैट्रिक का कराया है, तो उसको रिलेट करते हुए आंसर देना है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, वेरी गुड, सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है हमारा, दोनों इसके राइट आंसर है, टेलर का भी आता है और स्टेक का भी आता है, दोनों के इधर मॉडल आते हैं। स्टेक के अंदर हम क्या बात करते हैं, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख रहे थे, प्रायर लर्निंग और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया, इनके बीच में
क्या सिमिलैरिटी है इंटेंडेड आउटकम के अंदर, और आपका इंटेंडेड आउटकम जिसको एक्सपेक्टेड आउटकम भी कहते हैं, और प्रीवियस जो हमने आउटकम डिटरमाइन किया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका दोनों हो जाएगा, टेलर भी हो जाएगा और आपका रॉबर्ट स्टेक का रिस्पॉन्सिव मॉडल भी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी विद। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू पियाजे देखें तो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर चिल्ड्रन को क्या डिफिकल्टी होती है, क्या डिफिकल्टी होती है? 4 तरीके की स्टेजेस होती है। पहली आपकी स्टेज होती है जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। इसका वो क्या होता है, मतलब इसकी एज ग्रुप क्या होती है, 0 से लेकर 2 तक, इन्फेंसी वाली स्टेज होती है। फिर आता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी एज क्या होती है 2 से लेकर 7 तक। फिर आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपकी होती है 7 से 11। फिर आता है आपका 4 जिसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज ग्रुप क्या होती है 11 ईयर्स ऑनवर्ड्स, 11 ईयर्स ऑनवर्ड्स। इसके बाद के सारे एडोलेसेंस इसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम देखें पियाजे की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे को क्या डिफिकल्टी होती है, तो बच्चे को यहाँ पे डिफिकल्टी होती है, बच्चे को यहाँ पे डिफिकल्टी होती है डिडक्टिव लॉजिक में। ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक में बच्चा अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हाइपोथेसिस बना लेता है, बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसको टेस्ट नहीं करता। लेकिन बाद में जाके जब वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर आता है तो हाइपोथेसिस भी खुद बनाता है और उसको टेस्ट भी खुद कर सकता है। तो डिडक्टिव नॉलेज के अंदर उसके अंदर कमी होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, विच फिलोसफी डजंट बिलीव इन एनी स्टैंडर्ड वैल्यू इन द वर्ल्ड। अब इनमें से कौन सी ऐसी फिलोसफी है जो किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू के वर्ल्ड में विश्वास नहीं करती है? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म या रियलिज्म? तो राइट आंसर इसका है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की बात करती है, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे ड्राइव करे उसकी बात करती है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है, लेकिन किसी तरीके के स्टैंडर्ड वैल्यू के ऊपर ये विश्वास नहीं करती। तो इसका राइट आंसर आ गया प्रैग्मेटिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, which statement is not true about expository transactional approach in teacher education। अब इनमें से कौन सा ऐसा ट्रू नहीं है एक्सपोजिटरी ट्रांजैक्शनल अप्रोच टीचर एजुकेशन में? सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप भी साथ के साथ सोचा करिए, पॉज लेके। वेरी गुड। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका सी, बेनिफिशियल टीम टीचिंग के लिए बेनिफिशियल नहीं है एक्सपोजिटरी ट्रांजैक्शनल अप्रोच। बाकी नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड यूज करने के लिए लर्निंग मटेरियल को जो कि अनफेमिलियर है लर्नर्स के थ्रू, इसके अलावा रिलेट करने के लिए व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज। लेकिन जो नहीं है वो है आपका बेनिफिशियल फॉर द टीम टीचिंग, टीम टीचिंग के लिए बेनिफिशियल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब ट्रेड थ्योरी बतानी है लीडरशिप की, ठीक है, ट्रेड थ्योरी बतानी है लीडरशिप की। तो वो आपको बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ट्रेड थ्योरी, तो ये हमने कई तरीके की थ्योरीज पढ़ी थी लीडरशिप के अंदर, अगर आपको याद होगा तो। अगर और डिटेल में थ्योरी पढ़नी है तो यूनिट 9 की सेशन देख लो, रिवीजन सेशन देख लो, कंप्लीट बताया हुआ है उसके अंदर सारे के सारे थ्योरीज के टाइप्स। तो लीडरशिप थ्योरी के अंदर आपके कई तरीके की थ्योरीज आती है। एक तो आती है ट्रेड थ्योरी, दूसरी आती है आपकी यहाँ पे टाइप थ्योरी आ जाती है, फिर आती है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, ट्रांजैक्शनल थ्योरी, ठीक है, कैरिस्मेटिक थ्योरी, ठीक है, ये सारे लीडरशिप की थ्योरीज है। तो ट्रेड थ्योरी की बात कर रहा है तो ट्रेड थ्योरी के अंदर कौन सी फ्रेज डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो है आपका बी। जब हम जो लीडर के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें जो एक पर्सन को डिफरेंट बनाते हैं दूसरे लोगों से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे हमारे जितने भी ग्रेट लीडर्स रहे हैं, ठीक है, ग्रेट लीडर्स है, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी ग्रेट लीडर थे। तो स्वामी विवेकानंद जी के
करेक्टरिस्टिक्स को हम याद करते हैं कि वो कितने अच्छे थे, कितने निपुण थे हर काम में। ठीक है, तो इस तरीके से उनके पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स से हम उनको जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ग्रेट लीडर, है ना। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, उनके ट्रेड से हम उनको जानते हैं, तो ट्रेड लीडर आ जाते हैं। इसके ट्रेड्स के बारे में बता रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट्स। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी बता रही है सोशल मूवमेंट की। तो 4 तरीके की सोशल मूवमेंट थ्योरी है, ये मैंने पहले भी डिस्कस करी है यूनिट फर्स्ट के अंदर। एक होता है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, दूसरा होता है आपकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, तीसरी आती है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, और फोर्थ हमने डिस्कस की थी न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। तो यहाँ पे बात कर रहा है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी की, सोशल मूवमेंट की। तो कौन सी फ्रेजेस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेरी गुड। सो राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट है। रिलेटिव डेप्रिवेशन एक तरह का लैक ऑफ रिसोर्सेज आ जाना, डिप्राइव कर देना जब किसी पर्टिकुलर सेक्शन को हमें किसी रिसोर्स से या किसी जो उसकी जो हक है उसको ना दे पाना, वो से वंचित रहे, डिप्राइव रहे। इसके अलावा एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन भी इसके अंदर आता है। एक तो होता है रिलेटिव डेप्रिवेशन, जो किसी पर्टिकुलर सोर्स से उनको नहीं दी जा रही, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। दूसरा होता है एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन, मतलब पूरी तरीके से उनको मार्जिनाइज कर देना, हाशिए की तरफ ले जाना, तो वो एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन हो जाएगा। तो सारे के सारे पॉइंटर्स यहाँ पे करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, इन रिटर्न द टॉट एंड द टेस्टेड करिकुला आर क्लोजली कॉन्ग्रुएंट ऑफ। जब रिटर्न जो हम पढ़ा रहे हैं रिटर्न टॉट में और टेस्टेड करिकुला में क्लोजली कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलैरिटी क्या है, करिकुलम इवैल्यूएशन, करिकुलम कंपिलेशन, करिकुलम इंटीग्रेशन या करिकुलम अलाइनमेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप भी सोचा करिए। वेरी गुड। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टी, करिकुलम का अलाइनमेंट अच्छा हो रहा है जब एक तरह की कॉन्ग्रुएंसी देखी जा रही है, एक तरह की सिमिलरिटी देखी जा रही है। जो हमने करिकुलम पढ़ाया है क्लास के अंदर, जो हमने करिकुलम पढ़ाया है वो सिमिलर है किसके अंदर, जब हमने करिकुलम के रिजल्ट्स को टेस्ट किया कि जो प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए वो बाद में जाके मेट हो गए, एक तरह की सिमिलरिटी आ गई। तो क्या हो गया हमारा, ये करिकुलम अलाइनमेंट अच्छी हो गई। Now, question number 70. In which of the following research tools tendency to give the socially desirable response is a potential obstacle to sound research? अब इनमें से कौन सा ऐसा रिसर्च टूल है जिसकी टेंडेंसी है सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्स बताने का, एक तरह का पोटेंशियल ऑब्स्टेकल है साउंड रिसर्च में। ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनर है, रेटिंग स्केल है या फिर इंटरव्यू है। और सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्स जब हम यूज करते हैं, जब हमें क्वालिटेटिव रिसर्च करनी होती है, तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च का टूल क्या होता है डेटा को कलेक्ट करने का, तो उससे रिलेट करके भी सोचेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सेकंड, क्वेश्चनर हमारा है। क्वेश्चनर इज द अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल फॉर कलेक्टिंग द डेटा मेनली इन सोशल रिसर्च फील्ड। ठीक है, सोशल साइंसेस की जो फील्ड के अंदर क्वेश्चनर सबसे मोस्ट एप्लीकेबल एंड मोस्ट प्रोमिनेंट जो रिसर्च टूल है वो यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, अ ग्रुप ऑफ सक्सेसिव हाइपोथेसिस जनरेटेड इन अ गिवन इवेंट में फॉर्म। अब ग्रुप है सक्सेसिव हाइपोथेसिस का जो जनरेट किया गया है इन अ गिवन इवेंट में, तो वो क्या है इसका राइट आंसर, बिलीव है, बंच ऑफ अजम्पशन है, बॉडी ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, थ्योरी है। रिसर्च हाइपोथेसिस किसके बारे में बात करता है, क्या जनरेट करता है, सक्सेसिव जनरेशन किसके क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद, तो जो होता है वो होता है थ्योरी जनरेट होती है, थ्योरी हमारी फॉर्मुलेट करके होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हर चीज़ में डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और वो भी सेशंस को अच्छे से देख पाए, क्योंकि क्वेश्चन को ईच एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट को समझने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िए, इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप भी कोशिश कीजिए करें साथ के साथ, जैसे मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन को लैंग्वेज समझती हूँ, आपको भी इसी तरीके से लैंग्वेज समझनी है और इसी तरीके से आंसर करना है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज समझेंगे तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे।
क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस संस्कृताइजेशन। अब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है तो संस्कृताइजेशन के बारे में कह रहा है। सोशल चेंज होना कास्ट सिस्टम में, कास्ट सिस्टम के अंदर एक तरह की अपवर्ड मोबिलिटी आ जाए, अपवर्ड मोबिलिटी आ जाए सोशल स्टेटा में। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका है बी, कास्ट सिस्टम के अंदर अपवर्ड मोबिलिटी आ जाए, यानी कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार आने लगे, कास्ट सिस्टम के अपवर्ड की तरफ जाए, वो अपवर्ड मोबिलिटी आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संस्कृताइजेशन। वेरी गुड एवरीवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट फॉलो करता है ऑर्डरली सीक्वेंस, डेवलपमेंट इंटररिलेटेड होता है, डेवलपमेंट फिक्स्ड होता है, या फिर डेवलपमेंट प्रोसीड करता है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। राइट आंसर क्या है, ये यूनिट 3 का है। मैं बता देती हूँ आपको, यूनिट 3 के अंदर हमने डिस्कस किया है ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछते हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इनके बीच का डिफरेंस बताइए। वेरी गुड, सो राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, डेवलपमेंट कभी भी फिक्स नहीं होता, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, समय के साथ साथ चलता रहता है, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक डेवलपमेंट चलता रहता है आपका। ग्रोथ यहाँ पे फिक्स्ड होती है, ग्रोथ कुछ समय तक रहती है। अगर हम देखें तो हमारे फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो किस समय तक रहते हैं, लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट होता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, कभी भी फिक्स नहीं रहता। तो राइट आंसर इसका सी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज सजेस्टेड बाय द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। अब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सजेस्ट किया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि 2009 में आया था, यानी कि NCFTE 2009 में। अब इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, स्कूल कॉम्प्लेक्स, सिंगल टीचर स्कूल, 3 लर्निंग फॉर्मूला या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, या फिर लेबोरेटरी स्कूल्स। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आप भी सोचिए करिए, राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, सो राइट आंसर इस क्वेश्चन इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करता है आपका कौन, NCFTE। NCFTE आपकी बात यहाँ पे, एक मिनट, NCFTE यहाँ पे बात करता है लेबोरेटरी स्कूल्स की। 1 सेकेंड, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तो आपकी बात कर रहा है NCF, ठीक है, NCFTE हमें बताना है, ठीक है। 1 सेकेंड, 74 का राइट आंसर डी है। कहा गया पेन जी, इसका राइट आंसर आपका डी है, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ना, ये आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर बताया हुआ है स्कूल एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए आपको ये बताया हुआ है 3 लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ करनी है। एक तो जो वो इंग्लिश आपका, दूसरी जो आप यहाँ पे उनकी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है तो वो इनको प्रमोट करनी है, और जो एक मदर लैंग्वेज है इनकी, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बताए। लेबोरेटरी स्कूल्स इसके अंदर आ जाएंगे टीचर एजुकेशन के लिए। तो ये अगर हम देखें तो मैं आपको इसका और भी डिस्क्राइब करके बता देती हूँ NCFTE के बारे में। ये तो यशपाल कमेटी आ गया हमारा, ये रहा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे लेबोरेटरी की बात की गई है, इसको देखिए, ध्यान से देखते रहिए, जो मैंने मार्क किया हुआ इसको देखिए रेड से। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है टीचर एजुकेशन के लिए, जो कि 2009 में आया था। तो ये डेवलप किया गया था किसके करिकुलम के बेस था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के बेस के ऊपर था। इसके अलावा ये एक तरह का बेस की तरह कंसिडर किया गया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसी के बाद में जाके एक्सटेंड होके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बना था। इसके इनिशियल ड्राफ्ट था जो कि एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बनाया गया था। एक्सपर्ट कमेटी कौन सी थी, प्रोफेसर CL आनंद, प्रोफेसर राजा गणेशन, प्रोफेसर SFS चौधरी, प्रोफेसर VK सबरवाल, प्रोफेसर C सदेश्री, प्रोफेसर RS खान या प्रोफेसर LC सिंह। तो इन्होंने क्या किया था, मिलकर एक्सपर्ट कमेटी ने मिलकर ये NCFTE की गठन किया था। इसके अलावा ये जो NCFTE है ये टीचर की नीड्स को कैसे, टीचर की क्या नीड्स है उसको कैसे
हम करें, उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल करें, क्या नीड है, क्या डिमांड है जो स्कूल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अराइज होती है, उनको कैसे रिलेट करें, कैसे कंसिडर करें, और किस तरीके से एक अच्छा एक इन्वायरमेंट बनाए टीचर्स के लिए, ताकि टीचर्स क्या करें, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस के पर्सपेक्टिव को भी सीखे एजुकेशन के अंदर। इसके अलावा एनसीईआरटी का मेन मोटिव यही था कि टीचर्स को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके की एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है, चाहे टीचर स्कूल लेवल पे पढ़ा रही है, ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ा रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा रही है, पोस्ट डॉक्टर पे या डॉक्टर लेवल पे पढ़ा रही है। इसके अलावा यहाँ पे एनसीएफटीई एक तरह का इंस्पायरिंग विजन था टीचर एजुकेशन का, जो कवर कर रहा था दोनों ही प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन को, और कैसे हम एक तरह से इनोवेटिव, ह्यूमन और अफेक्शनेट टीचर्स बना पाए, ये उसी मोटिव के ऊपर बेस्ड था। इसके अलावा टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स भी थे कि हमें टीचर को प्रोफेशनलाइज करना है, टीचर एजुकेशन को प्रिपेयर करना है, टीचर एजुकेटर्स को अच्छी तरीके से मतलब क्वालिटेटिव टीचर को बनाना है, क्वालिटेटिव बनाना है। इसके अलावा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग भी टीचर एजुकेशन के लिए एक तरह का रास्ता खोलना है कि जो टीचर्स यहाँ पे रेगुलर टीचिंग नहीं ले पा रही है तो उसके लिए एक अलग ओपन डिस्टेंस लर्निंग का भी आप लेकर आए। इसके अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन टीचर एजुकेशन में हो, एजुकेशन ऑफ टीचर्स इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो, और एजुकेशन ऑफ टीचर्स फॉर वोकेशनल स्ट्रीम की भी उनको गाइडेंस देनी है। ठीक है, तो ये मेन मोटिव था इसका। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा लेबोरेटरी स्कूल्स। लेबोरेटरी स्कूल्स भी इसके अंदर आ जाएगी। बाकी के स्कूल कॉम्प्लेक्स सिंगल ये वाला ये सब कुछ आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं। नाउ 75 क्वेश्चन, अमेंगडला क्या है? द टर्म अमेंगडला किससे रिलेट करती है? ये आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड है, यूनिट 3 से रिलेटेड है। तो अमेंगडला आपका है एक तरह का एरिया ब्रेन का जो लिंक करता है आपके इमोशन से, ठीक है, आपको इमोशंस के साथ जोड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें अमेंगडला का यही यूज होता है कि जो भी इनिशियल इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं तो सबसे पहले वो आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से पहले रिलेट करते हैं यानी कि इमोशंस उसके अंदर इंटरप्ले करते हैं, फिर बाद में जाके कॉग्निटिव रोल प्ले करता है, बाद में जाके मेमोरी के अंदर वो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो सबसे पहले इमोशंस के साथ आपकी इंफॉर्मेशन लिंक करती है, बाद में जाके कॉग्निटिव डोमेन के अंदर वो आती है। ठीक है, तो ये आपको बताया अमेंगडला। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंटरप्रिटेटिंग द नेचुरलिज्म? अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है इंटरप्रिटेट करने में नेचुरलिज्म को? आप भी सोचिए करिए ताकि आप भी क्वेश्चन को देख पाए ध्यान से। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर है यहाँ पे डी। नेचुरलिज्म एक तरह की डॉक्ट्राइन जो कि इंटीग्रेट करिए नेचर को और गॉड को, ये नहीं बात करती है। नॉट ट्रू फॉर इंटरप्रिटेटिंग द नेचुरलिज्म, तो ये नहीं है, बाकी सही है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑब्जेक्टिव टूल फॉर असेसिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग? अब इनमें से कौन सा ऐसा मोस्ट ऑब्जेक्टिव टूल है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का? तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग हमने डिस्कस किया था ना कि टीचर्स किस तरीके से अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है, जर्नल्स लिखती है, टीचर्स पोर्टफोलियो यहाँ पे टीचर्स के बनते हैं, इसके अलावा टीचर डायरीज अपनी मेंटेन करती है ना। रिफ्लेक्टिव टीचिंग यानी कि थिंकिंग अबाउट टीचिंग, फिर से तो वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर आ जाएगा। तो इनमें से कौन सा मोस्ट ऑब्जेक्टिव टूल है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का? ऑब्जेक्टिव बताना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है, राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? वो है वीडियो रिकॉर्डिंग, मोस्ट ऑब्जेक्टिव टूल फॉर असेसिंग दी रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इन्फ्लुएंस टू मेक द डिसीजंस बाय हेडमास्टर एज मैनेजर? अब इनमें से कौन सा ऐसा फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन लेने के लिए हेडमास्टर के एज अ मैनेजर? पर्सनल एटीट्यूड, पब्लिक ओपिनियंस, एथिकल कंसिडरेशन या सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस? वेरी गुड। सो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 78 का राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, पर्सनल एटीट्यूड और एथिकल कंसिडरेशन। ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है कि जब कोई यहाँ पे कोई डिसीजन बना रहा है हेडमास्टर, ठीक है, उसके पर्सनल एटीट्यूड के ऊपर और एथिकल कंसिडरेशन, ये दोनों बहुत ही मोस्ट फेवरेबल इन्फ्लुएंसर फैक्टर है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। अब इनमें से कौन सा एजुकेशनल गाइडेंस का पार्ट है, कौन सा ऐसा पार्ट है एजुकेशन गाइडेंस का? एडजस्टमेंट विद पियर्स, सिलेक्शन कोर्स एंड सब्जेक्ट्स, डीलिंग विद एडोलेसेंस प्रॉब्लम, या डेवलपिंग द पर्सनल ट्रेट। वेरी गुड। एजुकेशनल गाइडेंस का मेन मोटिव है सिलेक्शन क्या करे कोर्स का, सब्जेक्ट का। यहाँ पे कई तरीके की गाइडेंस होती है, ये हमने अपने यूनिट 3 के अंदर डिस्कस किया है। गाइडेंस वाले पार्ट में गाइडेंस होती है, एक होती है, एक मिनट, हाँ 1 सेकेंड, इसको फिर से रोटेट कर लेते हैं। हाँ हो गया रोटेट। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको। यहाँ पे ना कई तरीके के पार्ट्स होते हैं गाइडेंस के, टाइप्स होते हैं, सॉरी टाइप्स होते हैं गाइडेंस के। तो पहला यहाँ पे टाइप होता है, वो होता है आपका यहाँ पे एक तो होता है एजुकेशनल गाइडेंस, दूसरा होता है सोशल गाइडेंस, तीसरा होता है हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस, फोर्थ होता है वोकेशनल गाइडेंस, ठीक है, वोकेशनल गाइडेंस, और फिफ्थ होता है पर्सनल गाइडेंस। यहाँ पे कई तरह की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे एजुकेशनल गाइडेंस किससे रिलेट करती है कि जब एक इंडिविजुअल को, जब एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चुनने में, ठीक है, कि वो क्या चुने। एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं, 10th के बाद हमारे सब्जेक्ट चेंज होते थे, तो 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट हमें लेने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टीचर से गाइडेंस लेते हैं। तो टीचर हमें गाइड करते हैं कि आगे जाके हमारे लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा। तो वो एक तरह के एजुकेशन के अंदर आती है कि क्या सेलेक्ट करें कोर्स को, कैसा सब्जेक्ट पढ़े जो कि हमें बेनिफिशियल रहेगा आगे जाके, तो वो एजुकेशन गाइडेंस के अंदर आ जाएगी। फिर आता है आपका, अगर देखें तो सोशल गाइडेंस यानी कि जो सोसाइटी के अंदर कैसे हम सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर करें, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। फिर आता है वोकेशनल गाइडेंस कहती है कि किस तरीके का वोकेशन को चुनना चाहिए हमें। 12th के बाद हमें कैसे वोकेशन को चुनना है, होम साइंस लेना है या बुटीक का कोर्स करना है, या पॉलिटेक्निक में जाना है, या फिर टेक्निकल स्किल्स सीखनी है, तो ये सब कुछ क्या है, वोकेशंस के अंदर आ जाएगा। फिर आता है वो आपकी पर्सनल गाइडेंस एक ऐसी गाइडेंस जिसके अंदर आप पर्सनली कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाए, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाए, किस तरीके से आप एक्सेप्टेबल बिहेवियर को परफॉर्म कर पाए, तो वो पर्सनल गाइडेंस के अंदर आ जाती है। फिर आता है आपका यहाँ पे हेल्थ गाइडेंस, यानी कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको गाइड कैसे किया जाए, तो वो हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस के अंदर आ जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, नेशनल एडवाइजरी कमेटी रिपोर्ट है 1993 की, जो हेड की गई थी बाय यशपाल। क्या एंटाइटल किया गया था उसको, उसका एंटाइटल क्या किया गया था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यशपाल कमेटी रिपोर्ट का। अभी मैं आपको डिटेल में भी करवा देती हूँ ताकि और क्लैरिटी हो जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यशपाल कमेटी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है लर्निंग विदाउट बर्डन, इसका एंटाइटल किया गया है। यहाँ पे देखिए यशपाल कमेटी से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। ये यशपाल कमेटी जो यहाँ पे रेड से मार्क किया उसको देखिएगा, साथ के साथ इसको रिकॉल कीजिएगा। तो मेन इसका एंटाइटल किया गया है यशपाल कमेटी का, यशपाल रिपोर्ट का, वो है लर्निंग विदाउट बर्डन। यशपाल कमेटी एक तरह की नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी जो कि सेटअप की गई थी मार्च में 1992 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर यशपाल, जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे यूजीसी के। उन्होंने सजेस्ट किया था कि किस तरीके से जो एकेडमिक बर्डन है उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट्स का स्पेशली। यहाँ पे लर्निंग विदाउट बर्डन इसका मेन एंटाइटल किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन द ईयर 2009 द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज सेट अप द कमेटी ऑन द हायर एजुकेशन नोन बाय द यशपाल कमेटी। इसके अलावा यहाँ पे जो यशपाल जी थे वो चेयरमैन थे कमेटी के, तो इन्होंने यहाँ पे कई तरीके के रिफॉर्म्स बताए थे, रिफॉर्म्स लेकर आए थे ये हायर एजुकेशन में भी। इसके अलावा यशपाल कमेटी के अंदर जो यशपाल थे साइंटिस्ट प्रोफेसर थे, और सब्सिक्वेंटली इन्होंने एक्सपेंड किया था, एडवाइस किया था कैसे रेनोवेशन करें, रिजुविनेट करें अपनी हायर एजुकेशन को इंडिया में। इसके अलावा यहाँ पे MHRD के रिकमेंडेशन द्वारा इन्होंने ये कहा कि जितनी भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी है ना उसको यहाँ पे अबेंडन किया जाए, मतलब उसको हटाया जाए। क्या डीम टू बी यूनिवर्सिटी खोलने का फ़ायदा?
आप इनको पूरी फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी में के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि सारे के सारे जितने भी डीम्ड टू यूनिवर्सिटी खुली हुई है तो उनको आप क्या करें, स्क्रैप कर दें, उनको एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी में बना दें। एक तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया। दूसरा रिकमेंडेशन इन्होंने दिया कि यहाँ पे GRE का एग्जामिनेशन लेना स्टार्ट कर दे, यानी कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन टेस्ट है जो कि आप लेना स्टार्ट कर दे सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के तौर पे। आप देखोगे ना, यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर सबसे पहले क्या इनिशिएटिव लिया गया कि कॉमन टेस्ट रखेगी यूनिवर्सिटी में, ताकि आप उसके बेसिस पे आप किसी भी कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए। तो इसी तरीके से यहाँ पे यशपाल ने भी इनको रिकमेंडेशन दिया था। फिर इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि यहाँ पे जितनी भी कमीशंस है आपकी, जैसे कि NCT हो गई, AICT हो गई, UGC हो गई, ऐसी जितनी भी कमिटीज हैं इनको आप क्या करें, इनको रिप्लेस कर दे और इन सबको इंक्लूड करें एक 7 मेंबर बॉडी में। 7 मेंबर बॉडी अब बना दे, जिसको उन्होंने कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च कहा गया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि IITs IIMs को एनकरेज करें डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने कोर्स को और फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी में आप कन्वर्ट कर दे। तो ये कुछ यशपाल जी के कुछ रिकमेंडेशन थे जो उन्होंने दिए थे। आई होप समझ आ गया होगा। और मेन एंड टाइटल क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिफाइन सोशल इंस्टीट्यूशन। अब इनमें से कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन नहीं करता? पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ डेफिनेट सोशल ऑर्डर, या रिप्रेजेंटेशन करना सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जो कि सोशल इंस्टीट्यूशन डिफाइन नहीं करता। वेरी गुड। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, रिप्रेजेंटेशन करना सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, ये इधर नहीं आता। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, इन दिस सब्जेक्ट सेंट्रल करिकुलम द इंपॉर्टेंट एलिमेंट की इज। सब्जेक्ट सेंट्रल करिकुलम है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? डिवीजन ऑफ अ नॉलेज, इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोशल वैल्यूज, मिक्सिंग ऑफ एक्टिविटीज, या साइकोमोटर डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है सब्जेक्ट सेंट्रल करिकुलम का? सब्जेक्ट ओरिएंटेड है जो करिकुलम, तो वो मेन मोटिव किसके ऊपर करता है? डिवीजन करना, नॉलेज का डिवीजन करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, if a distractor in a given multiple choice item is not selected by any subject during tryout, then distractor should be। मान लो एक मल्टीपल चॉइस आइटम के अंदर डिस्ट्रैक्टर आ गया, तो जो किसी ने सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो आप इस डिस्ट्रैक्टर का क्या करेंगे? उसे रिवाइज कर देंगे एज पर रिक्वायरमेंट, एलिमिनेट कर देंगे आउटराइटेडली, रिटेन करेंगे एज इट इज, या अल्टर करेंगे उसकी पोजीशन को। सो तो सिंपल है, आप एलिमिनेट कर देंगे उसको उसी वक्त अगर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एंड रेसिप्रोसिटी वाज बॉट आउट इन द लर्निंग थ्योरीज बॉट। यानी कि इंपॉर्टेंस की बात करते हैं मोटिवेशन की और रेसिप्रोसिटी की। ऐसी कौन सी लर्निंग थ्योरी है? जेरोम ब्रूनर की थ्योरी है, वुल्फगैंग कोहलर की, BF स्किनर की, या फिर जीन पियाजे की? वेरी गुड, राइट आंसर है ब्रूनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू काउंसलिंग। अब इनमें से कौन सा काउंसलिंग से रिलेट करता है? गिविंग एडवाइस टू क्लाइंट, सॉल्विंग द क्लाइंट प्रॉब्लम, मेकिंग द डिसीजन फॉर क्लाइंट, या मेकिंग द क्लाइंट इंडिपेंडेंट। काउंसलिंग का रिलेटेड है, और काउंसलिंग हमेशा ही प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, ये ध्यान रखना है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, मेकिंग द क्लाइंट इंडिपेंडेंट। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लाइंट को इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करे। यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं कराई जाती कि आपको एकमात्र ये दे दिया कि भाई इसका सॉल्यूशन ये है आपकी प्रॉब्लम का, ऐसा नहीं है। क्लाइंट खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है और क्लाइंट यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनता है खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, विच स्टेटमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज बेसिक टीनेंट ऑफ आइडियलिज्म। अब इनमें से कौन सा ऐसा बेसिक टीनेंट नहीं है आइडियलिज्म का? रियलिटी एक तरह की मेंटल और स्पिरिचुअल है, आइडियाज जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियाज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट्स, या फिर वैल्यूज आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, या हायर नॉलेज इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। राइट आंसर क्या होगा? आइडियलिज्म की बात करें जो इसका टीनेंट नहीं है। वेरी गुड, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये प्रैग्मेटिज्म का हो जाएगा,
आइडियलिज्म का नहीं होगा। आइडियलिज्म का रियलिटी एक तरह की मेंटल और स्पिरिचुअल है, आइडियाज मोर इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, और वैल्यूज हमारी एब्सोल्यूट है। तो नहीं होगा, वो है डी। डी इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन द फाइंडिंग्स ऑफ अ गिवन स्टडी आर जनरलाइज्ड फॉर पॉपुलेशन इट इन्वॉल्व्स। अब ये देखो, अगर एक फाइंडिंग्स में हमें मिली है किसी पर्टिकुलर स्टडी की और हमने इसको जनरलाइज किया है पॉपुलेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, क्या इन्वॉल्व होगा? टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, दोनों, नीदर टाइप 1 एरर, नॉट टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर? तो यहाँ पे दोनों ही इन्वॉल्व होगा, टाइप 1 एरर भी एंड टाइप 2 एरर भी। टाइप 1 एरर भी इन्वॉल्व होगा। इसी के बेसिस पे तो हम यहाँ पे करते हैं ना कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए या अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उसी के ही बेसिस पे हम अपनी स्टडी को जनरलाइज करते हैं कि या तो हम यहाँ पे अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें या यहाँ पे इसे रिजेक्ट या एक्सेप्ट करें। तो इसलिए यहाँ पे टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर दोनों आता है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर यहाँ पे दोनों होता है। टाइप 1 एरर क्या होता है? राइट रिजेक्ट कर देना, कि जब हम नल हाइपोथेसिस यहाँ पे राइट है और हमने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से टाइप 1 एरर आ जाता है, विच इज मोर डेंजरस कंपैरेटिवली टू द टाइप 2 एरर। और टाइप 1 एरर को हम क्या कहते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसके अलावा टाइप 2 एरर को कहते हैं फॉल्स एक्सेप्ट, कि जब हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, जिसको क्या कह रहे हैं? बीटा, बीटा कह रहे हैं, ठीक है, जिसको टाइप 2 एरर कह रहे हैं, और बीटा से हम इसको डिनोट करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा से, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। और अभी हमने डिस्कस किया कॉन्फिडेंस लेवल को 1 माइनस अल्फा से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और बीटा को क्या कहते हैं? पावर ऑफ, यहाँ पे पावर ऑफ टेस्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो एक छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, which of the following committee recommended the formation of National Commission for Higher Education and Research? अभी डिस्कस किया है, देखो आगे, है ना। हर चीज को ध्यान में रखा करो, कब कोई क्वेश्चन आ जाए पता नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या है? तो कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि CHER? अभी हमने डिस्कस किया है जस्ट। तो वो यशपाल कमेटी के अंदर आया था कि जितनी भी आप UGC है, AICT है, NCT है, इसको आप हटाकर आप सभी को एक सिंगल बॉडी के अंदर बना दो और इसको 7 मेंबर बॉडी का नाम घोषित कर दो, यानी कि CHER, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था यशपाल कमेटी। आ गया ना क्वेश्चन? कितना इंपॉर्टेंट है देखो पढ़ना। और ये मैंने आपको सारे अपने सारी एक एक चीज डिटेल में डिस्क्राइब की गई है, जहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पढ़ के आ जाते हैं। तो यूनिट 2 के अंदर आप एक एक चीज अगर देखेंगे पढ़ेंगे, तो मैंने हर चीज हाईलाइट करके ऐसे बताई है, तो आप ये प्लीज अपना देखिएगा। यूनिट 2 के अंदर सारी कमिटीज एंड कमीशन कराई हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, विद इन द ग्रुप वेरिएंसेस ऑफ एफ रेशियो रेफर्स टू। अब विद इन ग्रुप वेरिएंस के अंदर एफ रेशियो क्या रेफर करता है? एफ रेशियो क्या है? अनोवा के बारे में बात करते हैं, बिटवीन द मीन और विद इन द मीन, ठीक है, विद इन द मीन। अब एफ रेशियो के अंदर विद इन द ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या रेफर कर रहा है? तो ये रेफर करता है आपका सैम्पलिंग एरर, ठीक है, सैम्पलिंग एरर। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, अब ये आपको बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो ये के केस वाला कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, के केस वाला कॉन्सेप्ट है, ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी का है। तो ये आपको बताना है, के नॉलेज, सी कॉम्प्रिहेंशन, ए एनालिसिस, ए एप्लीकेशन, एस आपका आता है यहाँ पे सिंथेसिस, और ये आपके इवेलुएशन। तो उसी को ही आपको बताना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे? वेरी गुड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे रिमेंबर करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर इवेलुएटिंग करते हैं, फिर लास्ट में जाके क्रिएट करते हैं। ब्लूम की टेक्सोनॉमी है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल क्या है? ADHD, डिस्लेक्सिया, मेंटल रिटार्डेशन या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। वेरी गुड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपने ए दिया है तो भी राइट है, डी दिया है तो भी राइट है, क्योंकि इसके 2 आंसर है। ए यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये दोनों ही डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया आपका रीडिंग डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर है आपका। और मेंटल रिटार्डेशन भी आपका एक तरह का ये कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअली इम्पेयरमेंट है, ठीक है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ADHD है और ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 92, हु एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट फर्स्ट। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसने डेवलप किया है? डेविड कोल्ब ने, जॉन डेवी ने, मॉन्टेसेरी ने या पॉलो फेरारी ने? वेरी गुड। अभी ये हमने अपनी यूनिट 3 के अंदर भी डिस्कस किया था रिवीजन सेशन के अंदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको ये सारी की सारी थियरीज देखनी है ना, डेविड कोल्ब की थियरी, तो राइट आंसर इसका डेविड कोल्ब है। अगर डेविड कोल्ब की थियरी देखनी है तो आई वुड सजेस्ट यू कि यूनिट 3 की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे रिवीजन सेशन कराया गया है और रिवीजन सेशन का नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर डेविड कोल्ब की थ्योरी मिल जाएगी, डिटेल में डिस्क्राइब की गई है। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है इससे, डेविड कोल्ब थ्योरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? ओपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, वर्बल कंडीशनिंग या ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग? क्या है इसका राइट आंसर? वेरी गुड, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आ गया। नाउ 94 का राइट आंसर बताइए। द स्कीम ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड का ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन है ब्लैक बोर्ड, तो ये किसका आउटकम है? तो ये भी क्वेश्चन आपका देखा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, यशपाल कमेटी 2009, जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ए, न्यू एजुकेशन न्यू पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन यानी कि 1986 राजीव गांधी वाली पॉलिसी है ये, उनके समय में आई थी ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 राइट आंसर है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ द कंटेंट सिलेक्शन द कंटेंट इज सिलेक्टेड बाय। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के बारे में बोल रहे हैं कंटेंट सिलेक्शन में, तो कंटेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं? एनालिसिस करके, ओपिनियन करके, कंसर्न करके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या फिर साइंटिफिक पैटर्न का फॉलो करते हुए? वेरी गुड, राइट आंसर क्या है? एनालिसिस करके। नाउ विच कंपोनेंट इज नॉट द एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्स ऑफ जैनिज्म। अब ये एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्स के बारे में पूछ रहा है जो नहीं है। तो जैनिज्म फिलॉसफी के यहाँ पे जो मानता है ये 3 तरीके के प्रमाण को मानता है। ठीक है, जैनिज्म आपके 3 तरीके के प्रमाण को मानता है। एक मानता है ये परसेप्शन, दूसरा मानता है ये इन्फरेंस, और तीसरा यहाँ पे आपका आता है वर्ड की टेस्टोनॉमी। जो नहीं मानता वो आता है कंपैरिजन, एनालॉजी को ही नहीं मानता। तो ये मैंने इंडियन लॉजिक की प्लेलिस्ट के अंदर कराया हुआ है। यूनिट आपका देखोगे, यूनिट नहीं है, पेपर 1 की प्लेलिस्ट है, पेपर 1 की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने इंडियन लॉजिक डिटेल में कराया हुआ है। तो उसके अंदर बताया है कि कौन कौन सी फिलॉसफी है जो कि कितने कितने प्रमाण को मान रही है, कितने वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो जैनिज्म आपकी सिर्फ 3 वैलिड सोर्स है, परसेप्शन, इन्फरेंस और टेस्टोनॉमी। ठीक है, नाउ वो ये सेशन देखना, बहुत बढ़िया सेशन है, उसके अंदर सारी चीजें आपको कराई हुई है। फिर आता है 97, प्रोटोकॉल मीन्स। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? इंटरचेंज करना डेटा बिटवीन 2 डिवाइसेस, लिंकेज करना बिटवीन 2 कंप्यूटर, लिंकेज करना बिटवीन 2 डिवाइसेस, या फिर इंटरचेंज करना डेटा को बिटवीन 2 कंप्यूटर। प्रोटोकॉल मतलब क्या है? आईसीटी का क्वेश्चन है ये। वेरी गुड, प्रोटोकॉल लिंकेज बिटवीन दी 2 डिवाइसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज करंटली मूविंग इनटू द फॉलोइंग डायरेक्शन। अब क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन है किस डायरेक्शन में जा रही है? स्कूल लर्निंग में, इनपुट प्रोसेस पे, प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग आउटकम पे, या फिर इक्वालिटी टू यूटिलिटी की तरफ? वेरी गुड, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोसेस टू लर्निंग आउटकम। नाउ मेल कॉरेस्पॉन्डेंस, मैसेज, बोर्ड फोरम्स, ईमेल, वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। ये किस किस का टाइप है? किसका टाइप है ये? मेल कॉरेस्पॉन्डेंस, मैसेज बोर्ड फोरम्स, ईमेल, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग, किसका टाइप है ये? ये टाइप है असिंक्रोनस लर्निंग का। असिंक्रोनस यानी कि जब स्ट्रीम नहीं हो रही है, ऑनलाइन नहीं हो रही है, रिकॉर्डेड सेशंस है। मेल आपका भी रिकॉर्डेड है, ईमेल जो आप करते हैं वो आपका रिकॉर्डेड है, ऑन टाइम नहीं है, ये असिंक्रोनस है। ठीक है, तो ये सब कुछ आ गया। ईमेल, वीडियो भी असिंक्रोनस है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी असिंक्रोनस है। सिंक्रोनस के अंदर क्या आता है? लाइव चैटिंग, लाइव चैट, लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, और यहां तक हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं वेस्ट बंगाल सेट के 2020 के।
पिछले सेशन में 50 करे थे, उसके कॉन्टिन्यूएशन में आज हमने 50 करे हैं। तो 2020 का जो पेपर है आपका, वो मैंने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है सारे क्वेश्चन को, तो आप इसको देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, द डैश ऑफ द डिसेबिलिटी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इन द गिवन कैटेगरी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो राइट आंसर इसका है प्रेवलेंस। चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा सेशन, तो अपने फीडबैक से मुझे जरूर प्रोवाइड करना। ऑल्सो अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। हमारा ये पार्ट 2 था, इसके अंदर हमने पूरे 50 क्वेश्चन का टारगेट रखा था। तो प्रीवियस सेशन देखना, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही उसका लिंक दे दिया है, और आपको चैनल के वीडियो के कॉर्नर में आई सेक्शन में भी वो मिल जाएगी वीडियो। उसी की कॉन्टिन्यूएशन में ये सेशन हमारा आज हुआ है। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। ऑल्सो यहाँ पे हमारा बैच कोर्स चल रहा है, 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप बैच कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड है, यहाँ पे अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं, नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो 2022 का ये बैच चल रहा है। हमारा टारगेट है JRF को अचीव करना। तो अगर आप वो बैच कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल बेसिस पे, और अपनी जो सीट है उसको कंफर्म कर सकते हैं। और क्लास हमारी ऑनगोइंग है, चल रही है, यूनिट फर्स्ट हमारी उसके अंदर चल रही है। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन को एंड अप करें। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, ऐसे पढ़ते रहो, अपने गोल JRF को अचीव करके लेके आओ, और जो हमारा टारगेट है वेस्ट बंगाल सेट का उसको क्लियर करके लाओ। ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।